हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के अब्बा तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया था और कुछ इम्पोर्टेंट नदी तंत्र से संबंधित कॉन्सेप्ट को भी देखा था। तो उसी के अगले क्रम में आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाद बाकी यहाँ पर लोग नोट्स को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो प्राइवेसी इश्यूज की वजह से पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ये चीज़ मैं बार बार बोल चुका हूँ। अगर आपको ये नोट्स बुकलेट यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो मैं आपको फिर से नंबर दे रहा हूँ 8630246905। ठीक है, 8630246905। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके कंप्लीट आरो यारो के पैकेज को अपने घर पर मंगवा सकते हैं, जिसमें कि आपको टोटल 7 बुकलेट मिल जाएंगी और ऑनलाइन करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स के साथ में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई जिन्हें ये नोट्स चाहिए। ठीक है, और नोट्स अपने आप में पर्याप्त हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र को। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नदी तंत्र है और अगर परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो नदियों के टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गंगा नदी तंत्र से ही आते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इससे वीडियो फिर बेफालतू में बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यही फैक्ट आप ध्यान रखिए कि भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है, तो गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भी भारत में सबसे बड़ा है और गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। तो गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों के मिलने से होता है। कौन कौन सी दो नदियां हैं? एक देखो ये भागीरथी है और एक ये अलकनंदा है। ठीक है, कौन कौन दो नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है? तो वो है भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और दोनों यहाँ देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर जो उनकी संयुक्त धारा होती है उसे गंगा नाम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही कंफ्यूज नहीं होना है कि सीधी गंगा गंगोत्री से निकल रही है, ऐसा नहीं है। गंगोत्री से निकलती है कौन? भागीरथी नदी। ठीक है, और अलकनंदा नदी निकलती है कहां से? सतोपथ ग्लेशियर से। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग जो कि एक स्थान है कहां पर? उत्तराखंड में, वहां पर दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? गंगा नदी का। सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का निर्माण कैसे हो रहा है? तो यहां पर आप देखेंगे एक भागीरथी नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, एक अलकनंदा नदी है जो कि सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है और दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वैसे आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसके लिए आगे मैंने एक टेबल डाल दी है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जो ये अलकनंदा नदी थी उसी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है और इसी क्षेत्र में एक नदी और बहती है। कौन सी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो जो केदारनाथ है, सबने सुना होगा केदारनाथ के बारे में, तो केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर है।
यहाँ से दो चीज़ें देखिए, बाद बाकी मैंने ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक टेबल में लगा दिया है, उसको अभी हम लोग देख लेंगे। यहाँ से आपको दो फैक्ट पकड़ने हैं। कौन कौन से? एक जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस नदी के तट पर है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के तट पर है। ठीक है, तो दो फैक्ट आपको देखने थे, बाद बाकी यहाँ पर हम लोग एक चीज को देख लेते हैं। देखो ये उसमें जो पिछले वाले सेक्शन में हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही थी। देखो यहाँ पर कुछ नदियों के संगम पूछे जाते हैं कि उनका संगम कहाँ पर हुआ है, और यह क्वेश्चन आप चाहे यूपीपीसीएस देख लें, आरओआरओ देख लें, या फिर बीपीएससी देख लें, या फिर एमपीपीसीएस देख लें, यानी कि कोई भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस देख लें, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ये क्या है? ये उत्तराखंड में बहने वाली नदियां हैं, और कहाँ पर दो नदियां ये मिलती हैं आपस में, उस स्थान का नाम युग्म को सुमेलित करने वाले क्वेश्चनों में आपने खूब देखा होगा। तो देखो धौली गंगा और जो अलकनंदा नदी है वो अपना संगम कहाँ बनाती है? वो बनाती है विष्णु प्रयाग में। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी अपना संगम कहाँ पर बनाती है? उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी अपना संगम कहाँ पर बनाती है? तो वो बनाती है रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में ही है। और भागीरथी और अलकनंदा ये तो अभी आपने देखा, तो ये भी देवप्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो ये क्वेश्चन युग्म सुमेलन के रूप में पूछा जाता है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन के आया है और बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया था। बाद बाकी अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ। ठीक है, इतना और समझिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अभी आपने देखा कि जो ये गंगा नदी है ये कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड से। उसके बाद अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि आखिर ये जो गंगा नदी है ये कितने राज्यों में बहती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकल रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर बहती है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बहती है कहाँ पर? बिहार में। बिहार के बाद ये हिस्सा इसका आ गया झारखंड वाला, और फिर ये पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो अब यहाँ पर कितने राज्य हो गए? तो वो हो गए 5 राज्य। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? मैप पे तो मैंने आपको दिखा ही दिया, बाद बाकी यहाँ देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अच्छा, अब फिर से वही चीज कि किस राज्य में गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है और किस में सबसे कम है। तो गंगा की अगर हम सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी कि अपने ही राज्य में है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मैप में भी देखेंगे तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये पूरा उत्तर प्रदेश वाला है। तो आप मैप में ही देख सकते हैं कि गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। बाद बाकी गंगा की अगर हम लोग टोटल लंबाई की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही देखा था गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब देखो उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासेस हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन क्लासेस को देख लिया होगा। तो अब आप कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। एक तो मुझे अभी वीडियो को पॉज करिए, मैं आपकी वो देखना चाहता हूं कि आपकी जो माइंड है वो कितनी तेजी से चीजों को क्लिक करता है। तो अभी आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ लिया होगा। तो उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है, ये मैंने बता दिया। अब आप मुझे तुरंत अभी वीडियो को पॉज करके बताइए कि गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, पहली चीज। दूसरा मुझे बताइए कि गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, और तीसरा मुझे बताइए कि इसका जो मतलब गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से इसकी निकासी होती है। 3 चीजों के जवाब अभी वीडियो को पॉज करके बिना कहीं देखे तुरंत आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आपने उम्मीद है कि अभी आप लिखेंगे, थोड़ा सा पॉज करके फिर वीडियो को आगे देखिए। अब आप लोग
तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में हो गई। फिर उसके बाद देखो सबसे कम लंबाई इसकी कहाँ पर होगी, तो सबसे कम लंबाई इसकी होगी झारखंड में। देखो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ बिहार से निकली, तो बस ये वाला जो थोड़ा क्षेत्र आता है यहाँ पर, तो वो झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे। तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई हो गई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई हो गई झारखंड में। बाद बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा सर्वप्रथम पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में कहां पर प्रवेश करती है। तो गंगा देखो यहाँ पर, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार से ही गंगा अपने पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि जब ये उत्तर प्रदेश में आती है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ से, हरिद्वार से होकर ये प्रवेश करती है, तो वहीं से ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा किस स्थान से पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो आपका उत्तर हरिद्वार होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने नदी संगम देख ही लिए थे, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी के संदर्भ में कुछ फैक्ट और हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बार बार इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखो, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो वो दिया गया था वर्ष 2008 में। अच्छा, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग इसको वाराणसी या फिर पटना टिक करके चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो है कानपुर। उसके बाद देखो, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसने 2017 में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना दोनों को ही जीवित मानव का दर्जा दिया था। उसके बाद देखो, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह के लगभग 6000 मीटर तक होती है। तो गंगा की जो जलोढ़ मृदा है उसकी गहराई की बात की जाए तो भूमि सतह के लगभग 6000 मीटर तक होती है। तो 6000 मीटर आप याद रखना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो मैंने आपसे पूछ लिया है, बाद बाकी मैं बिहार का बता देता हूं कि गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो पटना में है, ठीक है। तो गंगा बिहार में कितने जिलों से होकर गुजर रही है? 12 जिलों से। और गंगा की अगर सर्वाधिक लंबाई की बात करी जाए बिहार के अंदर, तो वो है पटना जिले में लगभग 99 किलोमीटर के बराबर। उसके बाद देखो, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा उत्तराखंड से निकलकर 5 राज्यों में बहते हुए पश्चिम बंगाल के बाद से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो जहां से ये पश्चिम बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है फरक्का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पश्चिम बंगाल से जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो कौन सा स्थान है जहां से कि गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो वो स्थान है फरक्का, ठीक है। तो इसको दोबारा से रिवाइज करें। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर, उच्च न्यायालय ने कहा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा कब दिया? 2017 में। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों में बह रही है? 12 जिलों में। और सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? पटना में, लगभग 99 किलोमीटर। उसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है वो 2 वितरकाओं में बट जाती है। वितरका क्या होती है? पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, उसके कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर आपको ये गंगा नदी पूरी बह रही है, ठीक है। ये आई भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में मिली, फिर ये ऐसे करके उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, और फिर ये पहुंची कहाँ पर, आपकी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि जो ये गंगा नदी है ये दो वितरकाओं में बट जाती है। एक तो ये हुगली उसकी वितरिका है, जब हम लोग वितरिका को पढ़ रहे थे कि वितरिका क्या होती है तो मैंने हुगली का एग्जाम्पल भी वहाँ आपको दिया था। तो पश्चिम बंगाल में पहुँच के गंगा दो वितरकाओं में बटती है, एक हुगली और दूसरी है कौन, भागीरथी, ठीक है। यहाँ पर इसको भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हुगली है वो तो यहाँ पर दक्षिण की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन ये जो भागीरथी है ये पहुँच जाती है कहाँ पर, ये पहुँच जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पर कि इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये और बनता है कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है पद्मा के नाम से ही। फिर देखो एक ब्रह्मपुत्र नदी, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, लेकिन ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से ये चली आ रही है और ये भी बांग्लादेश में जाकर यहाँ गंगा से मिल जाती है। तो फिर इनकी जो संयुक्त धारा है वो पद्मा ही कहलाती है, ठीक है। तो नाम चेंज नहीं होता है। अब देखो इसका पूरा सा हम लोग फिर से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरकाओं में बटती है, हुगली और भागीरथी। हुगली तो भाई दक्षिण में बहते हुए अपने बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन जो भागीरथी है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पर आकर ये आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी पद्मा नदी से यानी कि इसी गंगा से मिलती है और संयुक्त धारा क्या कहलाती है, पद्मा ही कहलाती है। फिर देखो क्या होता है कि मणिपुर से एक नदी आती है बराक, या फिर जिसे मेघना भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर बांग्लादेश में इस पद्मा से मिलती है और फिर इसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है क्या, मेघना, और मेघना ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई। तो इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि गंगा सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में दो वितरकाओं में बटेगी, हुगली मिल जाएगी कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, और जो भागीरथी है वो आपकी पहुंचेगी कहाँ पर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाएगा और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी भी पद्मा में आकर मिलेगी और संयुक्त धारा पद्मा ही रहेगी। उसके बाद एक मणिपुर में, यहाँ पर मणिपुर है, ठीक है। मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक, वो इसी पद्मा में आके मिलती है और फिर संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और यही मेघना नदी फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब आप देखो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के नाम से गंगा का उद्गम हो रहा है और मेघना के नाम से ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको भी हम लोग रिवीजन करने के लिए पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा दो वितरकाओं भागीरथी तथा हुगली में बट जाती है, ठीक है। बांग्लादेश चली जाती है, फिर बट जाती है, भागीरथी बांग्लादेश चली जाती है तथा हुगली दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गंगा बांग्लादेश पहुंचकर पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र मिलने पर संयुक्त धारा पद्मा ही रहती है, लेकिन जब बराक या फिर मेघना नदी पद्मा में आकर मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है और मेघना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये पूरा आपको मैंने मैप की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर विजुलाइज कीजिए चीज़ों को, मेरी वॉइस को बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, चीज़ें कभी गलत नहीं होंगी। उसके बाद देखो जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है। अब दो कॉन्सेप्ट आपको और मिलेंगे पढ़ने के लिए, डेल्टा और एस्चुरी, ठीक है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है, बाद बाकी जो नदियां अरब सागर की तरफ बहती हैं, जो थोड़ी छोटी नदियां हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
तो डेल्टा की अगर हम लोग बात करें तो जब नदी अपने मुहाने के पास बहते हुए पहुंचती है तो वहां पर समुद्र से पहले उसे एक बहुत समतल क्षेत्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वो नदी क्या करती है, बहुत सारे अवसाद लेकर आई होती है, तो नदी वहां पर बहुत सी वितरकाओं में बट जाती है, ठीक है, ऐसे करके। और जो अवसाद होते हैं वो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर नदी बिछा देती है। उसी के बाद वहां पर आप देखेंगे कुछ बहुत दलदली स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, उसी को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डेल्टा। और एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी होता है कि जब नदी बहुत तेजी से बहते हुए समुद्र में मिल जाए तो जो एक सकरा बस एक वो होगा उसको एस्चुरी कहते हैं। लेकिन डेल्टा एक बड़े क्षेत्र में नदियां अपने लाए हुए अवसाद को बिछा देती हैं, क्योंकि भूमि काफी समतल होती है तो नदी विभिन्न वितरकाओं में बटकर उस अवसाद को बहुत बड़े क्षेत्र पर बिछाकर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है, उसे ही डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई डेल्टा और एस्चुरी की। एस्चुरी की बात हम लोग तब कर लेंगे जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे और उसमें अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों की बात करेंगे, क्योंकि वहीं पर मुख्यतः डेल्टा एस्चुरी का निर्माण होता है, ठीक है। तो गंगा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है वहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, या फिर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है, या फिर एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है तो फिर कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए गंगा एक तो डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा क्या होता है ये भी आपने समझ लिया। और ये देखो जो क्षेत्र है ये है सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र। अच्छा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सुंदरी नामक जो वृक्ष हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इस पूरे डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये भी याद रखना है आपको कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बाद बाकी जो ये सुंदरबन डेल्टा है ये भारत में पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पे और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है इसका 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भारत में, यानी कि 1/3 ये भारत में आता है लगभग 35% के करीब, और 65% के करीब इसका क्षेत्र आता है बांग्लादेश में। तो 35% भारत में इसका क्षेत्र और 65% के करीब ये बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। कौन, सुंदरबन डेल्टा। बाद बाकी यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये वाली चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो सुंदरबन डेल्टा है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और एक है पूर्वी सक्रिय डेल्टा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा है उसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सुंदरबन डेल्टा है या फिर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी कौन सा, निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय डेल्टा, ठीक है। उसके बाद जो ये पश्चिमी कौन सा है, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा जो है, जो उधर वाला पार्ट है पश्चिमी वाला, इसको 3 भागों में बांटा गया, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। अब मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर क्या कि मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा के अंतर्गत आता है। तो बस आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि जो मोरीबंद डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा या फिर गंगा तथा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य डेल्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद मोरीबंद डेल्टा का नाम कोई एक बागची थे उनके द्वारा 1994 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मोरीबंद डेल्टा आप लोग ध्यान रखना, ये डेल्टा
इसी सुंदरबन डेल्टा के अंतर्गत आता है। बाद बाकी ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, 2/3 भाग बांग्लादेश में और 1/3 भाग इसका भारत में आता है। बाद बाकी कुछ चीज़ें इस सुंदरबन डेल्टा से और पूछी गई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल भी है और इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये आपको पता है ये एक दलदली भूमि है, तो यहाँ पर इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। कब? 2019 में। ठीक है, तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो यूनेस्को के अंतर्गत एक विश्व धरोहर स्थल भी है, 1987 में मान्यता प्राप्त, और यह एक रामसर स्थल भी है जो कि 2019 में घोषित किया गया था। अब देखो रामसर स्थल क्या है, जब हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये रामसर स्थल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बाद बाकी ये जो मोरीबंद डेल्टा वाला पॉइंट है ये अपने दिमाग में थोड़ा सा फिट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक जो बाएं से मिलती हैं और दूसरी जो दाएं से मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों की। दाएं से मतलब जो इधर की तरफ से मिलेंगी, ठीक है, और बाएं मतलब जो इधर से मिलेंगी। अब देखो जो गंगा के तट से दाएं की ओर से नदियां मिल रही हैं वो आखिर कहाँ की नदियां होगी। अब आप लोग खुद सोचो। देखो जो बाएं से मिलेंगी वो तो सीधा सा पता है हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन जो नदियां दाएं से मिलेंगी वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी प्रायद्वीपीय पठार से। तो जो दाएं तट पर मिलने वाली नदियों की बात करें, ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, यानी कि इनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार पर होता है और ये वहीं पर बहते हुए गंगा में दाईं ओर से मिल जाती हैं। दाहिनी तट पर गंगा से मिलने वाली नदियां पूर्व से पश्चिम यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया गया है, ये सीधा सा इंगित कर रहा है कि भाई आपको क्रम अपने दिमाग में सेट रखना है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व। कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। तो देखो ये रही चंबल, ये रही सिंध, ये रही बेतवा, ये रही कैन और ये रही टोंस और ये रही सोन। ये है गंगा। अब ये नदियां पहले तो आप क्रम इनमें देख लीजिए, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और सोन, ये नदियां कहाँ से निकल रही हैं? प्रायद्वीपीय पठार की ये नदियां हैं। एक चीज़ आपको और दिख रही होगी, गंगा है ये, लेकिन ये नदियां गंगा में डायरेक्ट ना मिलके ये देखो क्या है, ये है यमुना। यमुना में मिल रही हैं ये नदियां, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर आपको इनका क्रम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो सबसे पहले इनका क्रम देख लीजिए दोबारा से। चंबल, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसीलिए मैं क्रम पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, ठीक है। चंबल, फिर है सिंध, फिर है बेतवा, फिर है केन, टोंस और सोन। उसके बाद ये नदियाँ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन हैं, ये नदियाँ सीधा गंगा में ना मिलके यमुना में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की ही, जो कि आप देख रहे हैं दाएं तट पर ही आकर मिल रही है, ठीक है। और यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो पहली बात तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये देखो इतनी नदियां दिख रही हैं, लेकिन आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इसके बाद अगर हम लोग यमुना के उद्गम की बात करें तो यह उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूंछ चोटी से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपूंछ, ठीक है। और यहीं से ये यमुना नदी निकलती है। ये यहाँ पर गंगोत्री के इधर पर थोड़ा पश्चिम में ही है। तो ये ऐसे करके निकल के और फिर ये क्या करती है, ये गंगा में मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। और यह
गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। गंगा की सहायक नदियों में यमुना एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलकर दाएं तट पर आकर मिलती है। अब देखो, हिमालय से जितनी भी नदियां निकल रही हैं वो आप देखेंगे कि गंगा से बाएं वाले तट पर मिल रही हैं, लेकिन जो यमुना है वो भी हिमालय से ही निकल रही है, क्योंकि यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? हिमालय में ही है। तो हिमालय से निकलकर यमुना देखिए आप यहाँ पर दाएं तट पर मिल रही है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी हो जाती है जो कि हिमालय से निकलकर और गंगा के दाएं तट पर मिल रही है। उसके बाद जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी आप लोगों को पता होगा, ये विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आती है, और यही श्रेणी यमुना और सोन के मध्य में क्या कर रही है? जल विभाजक का कार्य कर रही है। बाद बाकी मैंने आपको बताई था कि विंध्यन श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है, तो वो वाली वीडियो भी आपने बहुत अच्छी से देखी होगी, तो आपको चीजें क्लिक कर रही होंगी कि वो क्या था, जल विभाजक वगैरह सारी चीजें। मैं दोबारा से रिपीट यहाँ पर नहीं करूंगा। बाद बाकी यमुना की हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बहती है। गंगा तो मैंने बता दिया था, यहाँ पर यमुना भी आ गया। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बहती है। बाद बाकी आप देखेंगे दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण क्या है? तो वो है प्रदूषण। ठीक है, आप सभी लोग जब वहाँ पर दिल्ली या आगरा में आपने यमुना को देखा होगा तो देखा होगा कि वो बहुत काली पड़ जाती है, बहुत से वहाँ पर प्रदूषण वाली जो चीज़ें हैं वो उसमें डली हुई होती हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यमुना नदी रुकी हुई है। वही यहाँ पर बात लिखी हुई है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत पाई जाती है, जिसका की कारण क्या है? प्रदूषण है। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो पता ही चल गया कि यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होके बह रही है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है? ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदर पूंछ चोटी से, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और उसके बाद ये गंगा से मिल कहाँ पे रही है? मिल रही है प्रयागराज में। बाद बाकी ये हिमालय से निकलकर गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली इकलौती नदी है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई गंगा की सहायक नदी यमुना की। बाद बाकी आपने दाएं तट पर मिलने वाली नदियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर देख ही लिया है। अब बात करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन की। ये भी नदियां दाएं तट पर, ये देखो गंगा से ना मिलकर कहाँ मिल रही हैं? यमुना से मिल रही हैं, और यमुना प्रयागराज में गंगा से मिल रही है, तो यानी कि ये गंगा की ही सहायक नदियां हुई। अब देखो चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो नदियां हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? ये निकल रही हैं मालवा पठार से। जब हम लोग मालवा के पठार का अध्ययन कर रहे थे वहां पर भी मैंने ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, और ये गंगा की सहायक नदी हैं, लेकिन यह अपना जल सीधा गंगा में ना गिराकर यमुना में गिराती हैं। बिल्कुल आपको मैप से क्लियर हो रहा होगा। देखो ये सारी जो नदियां हैं ये कहाँ मिल रही हैं? गंगा से। गंगा बह रही है ये, ठीक है, और ये देखो मिल रही है कहाँ? यमुना से। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि ये है तो गंगा की सहायक नदियां, लेकिन यह अपना जल सीधा गंगा में ना गिराकर यमुना में गिराती हैं। बाद बाकी देखो इनमें आपको चंबल काफी एक इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है, तो उसकी सहायक नदियों की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, काली सिंध, कुनो और खारी, ये 4 प्रमुख चंबल की सहायक नदियां हैं। इनको आप लोग याद कर लेना। बाद बाकी सिंध, बेतवा, केन आदि इनकी सहायक नदियों को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन कहाँ से निकल रही हैं? ये निकल रही हैं मालवा के पठार से, और ये हैं तो गंगा की सहायक नदी, लेकिन अपना ये जल सीधा गिराती हैं यमुना में, और फिर यमुना प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। बाद बाकी चंबल की हम लोग सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो ये बनास, काली सिंध, कूनो और खारी हैं। उसके बाद बची 2 और नदियां जो कि हैं टोंस ये, और फिर सोन। ये 2 नदियां हैं जो कि कहां से निकल रही हैं? अमरकंटक चोटी से।
टॉन्स और सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सोन नदी है वो पटना के पास गंगा में मिलती है, जबकि जो टॉन्स नदी है वो कहाँ से, वो प्रयागराज के पास गंगा में मिलती है। तो इनका उद्गम लगभग कहाँ पर है, अमरकंटक चोटी के पास ही है। अमरकंटक चोटी कहाँ पर है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रायद्वीपीय पठार का पूरा जो अध्ययन है वो मेरे साथ करके बैठे हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये अमरकंटक चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है, ये चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए। तो जो ये सोन और टॉन्स नदियां हैं ये अमरकंटक चोटी से निकलती हैं, और इसमें जो सोन नदी है वो तो पटना के पास गंगा में मिलती है यहाँ पर, ठीक है, और जो टॉन्स नदी है वो यहाँ पर प्रयागराज के थोड़ा सा आगे गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इनके बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था। अब बढ़ते हैं आगे, और हम लोगों ने दाएं तट से मिलने वाली सभी नदियों का अध्ययन कर लिया है, और अब हम लोग बात करेंगे गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली, यानी कि जो नदियां यहाँ से हिमालय से निकलकर बाएं तट पर गंगा से मिल रही हैं। तो इनका भी क्रम हम लोग सबसे पहले देखते हैं, और क्रम होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां पश्चिम से पूर्व कौन कौन सी हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग यहीं से देखते हैं। एक हो गई रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये 6 नदियां हैं। इनके क्रम को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। सबसे पश्चिम में रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और फिर महानंदा, ये 6 नदियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं आके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रामगंगा नदी की। आपने नाम भी सुना होगा। तो जो रामगंगा नदी है ये नैनीताल के निकट से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, नैनीताल से, ठीक है, और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, नैनीताल से, और मिलती कहाँ है, कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है, यहीं पर ये गंगा में प्रवेश कर जाती है या फिर मिल जाती है। तो ये बात हो गई रामगंगा नदी की, ठीक है। उसके बाद देखो गोमती नदी की बात करें, तो जब हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे तब आपको मैंने बताया था कि गोमती नदी के बारे में, और गोमती नदी आपको पता होना चाहिए यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ व जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको जीएस में ऐसी मिलेंगी जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगी। तो गोमती नदी के बारे में हम लोग सब कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गोमती नदी है, पीलीभीत की फुलहर झील से निकल रही है, और गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलकर आती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लखनऊ और जो जौनपुर है वो गोमती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। उसके बाद देखो घाघरा नदी की हम लोग बात करें, ये देखो घाघरा नदी है जो गोमती के पूर्व में स्थित है। तो घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है, ये देखो घाघरा नदी थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहाँ से एक मापचा चुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, और बिहार में छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। तो घाघरा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है, सबसे पहले तो तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है मापचा चुंग, वहाँ से निकलती है और बिहार के छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये हो गई रामगंगा, गोमती और घाघरा। बाद बाकी आपने बाएं तट पर जो गंगा से मिलने वाली नदियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर भी क्रम देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें तो अब हम बात करेंगे ये जो गंडक नदी है इसकी। तो गंडक नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है, ये नेपाल वाला क्षेत्र है, ये यहाँ से निकलकर और कहाँ पर, पटना में गंगा से मिल जाती है।
उसके बाद देखो गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या फिर नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या फिर नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे हम गंडक कहते हैं। अच्छा, बाद बाकी एक बिहार में त्रिवेणी नहर है, तो उसका निर्माण गंडक नदी पर ही किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी फैक्ट पूछा जा चुका है कि बिहार में जो त्रिवेणी नहर है उसका निर्माण इसी गंडक नदी से किया गया है। तो ये बात हो गई गंडक नदी की। अब करते हैं ये कोसी नदी, जिसे कि बिहार का शोक कहते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कोसी नदी की बात करें तो ये नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलकर बिहार में बहती है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो यहाँ पर नेपाल में एक गोसाई थान चोटी है, ये बिहार में नेपाल में गोसाई थान चोटी से निकलकर और फिर ऐसे ये बिहार में बहते हुए नेपाल और फिर बिहार में बहते हुए गंगा से मिल जाती है और इसे क्या कहते हैं, इसे बिहार का शोक, बिहार का शोक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, नदी अपने स्थान यानी कि अपने जो बहाव वाला स्थान है उसको ये बदलती रहती है और इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत बार ये नदी अपने स्थान विशेष के ढाल को परिवर्तित करके कहीं भी बहने लगती है और उस क्षेत्र में बाढ़ ला देती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। बाद बाकी देखो आपने ये सारी बड़ी नदियां सुनी होंगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, लेकिन बहुत बार आयोग बहुत चालाक है, आयोग सोचता है कि भाई मैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं देने दूंगा, तो वो फिर कुछ ऐसी नदियां पूछता है जो आप किसी भी किताब में नहीं पढ़ते होंगे। ऐसा ही शायद 2021 या फिर 22 के पेपर में यूपीपीसीएस ने किया, उसने कुछ ऐसी नदियां पूछी, पुनपुन, अजय, जलंगी, इनका नाम किसी ने भी नहीं सुना था, लेकिन ये एक बहुत छोटी स्थानीय नदियां हैं जो कि गंगा में मिलती हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पुनपुन ये झारखंड में कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से और गंगा में मिलती है। अजय नदी ये बिहार के जामुई जिले में निकलकर गंगा से मिल जाती है और जलंगी नदी ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नदिया जिले में बहते हुए गंगा से मिलती है या फिर गंगा की ये एक शाखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का भाग है या फिर उसके अंतर्गत बहती है, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन था, लेकिन नदियां बड़ी अजीब थी। तो आप इनके नाम याद रखिए, पुनपुन झारखंड में छोटा नागपुर पठार से, अजय बिहार के जामुई जिले में, बल्कि इनका अगर आप राज्य भी याद कर लेंगे तो बहुत है, बस ये समझना है कि ये गंगा नदी तंत्र का ही भाग है। पुनपुन झारखंड, अजय बिहार और जलंगी पश्चिम बंगाल। अब देखो हम लोग बात करते हैं महानंदा नदी की, जो कि बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी और अंतिम नदी है। तो महानंदा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी दिख ही रही है और अंतिम नदी है, क्योंकि इसके बाद फिर कोई नदी नहीं है, फिर तो यहाँ से आके सीधा इसमें बांग्लादेश के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र ही मिलती है। तो सबसे पश्चिमी कौन हो गई, रामगंगा, और सबसे पूर्वी कौन हो गई, महानंदा। सारी चीज़ें आपने दिमाग में क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा सोचा करिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर सबसे पूर्वी की बात करी तो आपके दिमाग में सबसे पश्चिमी तुरंत आना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आयोग भी क्वेश्चन सेट करता है। तो महानंदा आपको पता होना चाहिए, ये गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है। इसका उद्गम देखो कहाँ पर हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, एक बहुत ही अच्छी जगह है दार्जिलिंग, आप सभी ने सुना होगा, यहीं पर इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये फिर गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र था वो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, और दाएं तट पर मिलने वाली नदियां भी देखी, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां भी देखी, ठीक है। बाद बाकी गंगा को भी जो उसके मूल पॉइंट थे उनको भी बहुत अच्छी तरीके से देखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ खास है नहीं बताने के लिए।
तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, इसके बाद आपका जो हिमालयी नदी का जो तंत्र है वो कवर हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो सबसे पहले हम उद्गम की बात करते हैं। तो ये कहाँ से उद्गम होती है? ये होती है यहाँ पर तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और फिर इस तरीके से ये बहते हुए कहाँ पर, ये तिब्बत वाला पार्ट, अब तो चाइना ने इसे कब्जा रखा है तो हम इसको चाइना वाला पार्ट ही कहेंगे। यहाँ पर बहते हुए नामचा परवा चोटी है, वहाँ से ये यू टर्न लेती है और फिर दिहांग गार्ज के सहारे भारत में प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आती है और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा से मिल जाती है। और संयुक्त धारा इनकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मैंने बताया था पद्मा। तो ये सारा था ब्रह्मपुत्र नदी का। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत पठार के मानसरोवर झील से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, फिर पूर्व में बहते हुए ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा परवा, इसके बारे में मैंने बता भी दिया है। नामचा परवा के समीप से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके नाम के संदर्भ में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से नाम? देखो, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांगपो। ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ पर इसे कह रहे हैं क्या? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं सियांग या फिर दिहांग। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इसको सियांग अथवा दिहांग कहा जाता है। असम में तो भाई इसे ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। बाद बाकी एक फैक्ट और नया होगा आप लोगों के लिए कि बांग्लादेश में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो यहाँ पर इतनी जगह पे बहती है, यहाँ पर इसे जमुना कहा जाता है। जब ये यहाँ पर उसके बाद गंगा में मिल जाती है तो फिर तो पद्मा संयुक्त धारा हो ही जाती है। लेकिन असम के बाद जब ये बांग्लादेश में गंगा से मिलने तक जो बीच में बहती है उसे जमुना कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्री कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या फिर दिहांग, ठीक है, और तिब्बत में सांगपो। तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। बाद बाकी आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ से निकल रही है और पूर्व में बहते हुए नामचा परवा चोटी से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में और फिर बांग्लादेश चली जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। दिहांग गार्ज के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये बहुत नया पॉइंट नहीं था। उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी तक रैंप घाटी में बहती है। दो भ्रंश घाटियों के बीच का जो धसा हुआ क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग रैंप घाटी कहते हैं। तो असम में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सदिया से धुबरी तक इसी रैंप घाटी में बहती है। उसके बाद मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जब हम भारत के नदी द्वीप पढ़ रहे थे तो मांजुली की बात की थी, तो अब यहाँ पर दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं है। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में वो मांजुली द्वीप है। यह भारत का एकमात्र नदी जिला है, आपको ऑलरेडी पता है। ब्रह्मपुत्र की बस हम लोग सहायक नदियाँ थोड़ी सी देख लेते हैं जो कि हैं बहुत इम्पोर्टेंट, और नाम है दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, यहाँ पर होगा जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता, कापली, मेघना और बराक, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं, आप इनको यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता, कापली, मेघना और बराक। ये मेघना और बराक वही है जो कि एट लास्ट बंगाल की खाड़ी में गिरेगी गंगा से मिलके, ठीक है। तो ये इसकी हो गई सहायक नदियाँ, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है। उसके बाद देख लेते हैं जो इसकी सहायक नदियों के बारे में जो छोटे मोटे तथ्य हैं। तो मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। जब पद्मा जो गंगा की ही अन्य नाम है, कहाँ पर, बांग्लादेश में, उसमें जब ये मेघना नदी मिलती है तो आपको ध्यान रखना है कि मेघना नदी का ही एक अन्य नाम बराक है जिसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है।
उसके बाद लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोहित नदी को क्या कहा जाता है? खूनी नदी। मानस जो नदी है वो भूटान से निकल कर आती है, तो मानस जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो भूटान से निकल रही है। उसके बाद तिस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो तो तिस्ता नदी है ये सिक्किम के जैमो ग्लेशियर से निकलती है। सिक्किम में जैमो ग्लेशियर है, ठीक है, और इसी जैमो ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। जमुना मतलब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम ही क्या है? जमुना है, ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के बाद तिस्ता भारत व बांग्लादेश से होकर बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना यानी कि बराक नदी के बाद तिस्ता भारत व बांग्लादेश से होकर बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। बाद बाकी तिस्ता नदी जल विवाद किसके मध्य है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो ये बात हो गई तिस्ता नदी की। इसको हम लोग फटाफट रिपीट कर लेते हैं कि मेघना की जो मुख्य धारा है वो बराक नदी है जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकल रही है। लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। मानस नदी कहाँ से निकलती है? भूटान से। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम के जैमो ग्लेशियर से। और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना से मिल जाती है। उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के बाद तिस्ता भारत और बांग्लादेश में से होकर बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। बाद बाकी तिस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम लोगों का हिमालयी नदी तंत्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और इसके अगले वीडियो में अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं। वो भी नदी तंत्र दो भागों में बटा हुआ होगा, तो उसको हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे। एक में हम लोग अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों को देखेंगे और दूसरे में हम लोग देखेंगे कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियों को। बाद बाकी कुछ और फिर कॉन्सेप्ट और फैक्ट हैं, नदियों के किनारे बसे नगर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं और फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद और लगातार साथ बने रहें।